एक समय की बात है, एक गरीब आदमी था जिसके 3 बेटे थे। वह अक्सर अपने बेटों से कहता, मेरे बेटों, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है ना सोना चांदी है, इसीलिए तुम्हें एक दूसरी ही किस्म का खजाना जमा करना चाहिए। तुम हर चीज को अधिक समझने और जानने की कोशिश करो। कोई भी चीज तुम्हारी नजर से ना बच पाए। रुपए पैसे की जगह तुम्हारे पास पैनी नजर होगी और सोने की जगह तेज दिमाग होगा। ऐसी दौलत जमा कर लेने पर तुम्हें किसी भी चीज की कभी कोई कमी ना रहेगी और तुम दूसरों के मुकाबले 19 नहीं रहोगे। वक्त गुजरा और इसके कुछ दिनों बाद बूढ़ा चल बसा। भाई मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे पास यहाँ पर तो कुछ भी करने को नहीं है। आओ घूम फिर कर दुनिया को देखें। जरूरत होने पर हम चरवाहों या खेत मजदूरों का काम कर लेंगे। हम कहीं पर भी क्यों ना हो, भूखे नहीं मरेंगे। वे सभी सफर पर जाने के लिए तैयार हो गए और अगली ही सुबह अपने सफर पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे। उनके पास जितनी खुराक थी अब वह खत्म हो गई थी। वे थक कर चूर हो गए और उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, मगर सड़क थी कि खत्म होने को ही नहीं आ रही थी। वे आराम करने के लिए रुके और फिर आगे चल दिए। आखिरकार उन्हें अपने सामने कुछ वृक्ष और मकान नजर आने लगे। वे एक बड़े शहर के नजदीक पहुंच गए थे। तीनों भाई बहुत ही खुश हुए और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगे। उन्होंने कहा, जो कुछ बुरा था वह पीछे रह गया और आगे तो अच्छा ही अच्छा होने वाला है। जब वे शहर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने जमीन पर नजर डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊंट गुजरा है। वे थोड़ा और आगे गए तो मंझला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर नजर डालकर बोला, वो ऊंट काना था। वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक औरत और एक बच्चा थे। बिल्कुल सही है, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। थोड़ी देर बाद एक घुड़सवार उनके पास से गुजरा। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई चीज को तलाश रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर जवाब दिया, हाँ। तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। हाँ। बहुत बड़ा सा? हाँ। वह काना है ना? मंझले भाई ने पूछा। हाँ। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर एक औरत सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने यह सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शक की नजर से देखा और बोला, तो तुम तीनों के पास मेरा ऊंट है, जल्दी बताओ तुमने उसका क्या किया? भाइयों ने जवाब दिया, हमने तुम्हारे ऊंट की शक्ल तक नहीं देखी, तो तुम्हें उसके बारे में ये सब बातें कैसे मालूम हुई? क्योंकि हम अपनी आंखों और दिमाग से काम लेना जानते हैं, भाइयों ने जवाब दिया। जल्दी से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हारा ऊंट तुम्हें मिल जाएगा। नहीं, ऊंट के मालिक ने जवाब दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने परेशान होते हुए कहा, मगर घुड़सवार उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का हुक्म दिया। इस तरह से वह उन्हें सीधा देश के बादशाह के महल में ले गया। इन तीनों भाइयों को सिपाहियों के पास पहुंचाकर वह खुद बादशाह के पास गया। उसने बादशाह से कहा, मैं अपने परिवार को पहाड़ों से लेकर आ रहा था और उसके लिए मैंने मेरी बीवी और छोटे से बच्चे को एक बड़े से ऊंट के ऊपर बिठाकर अपने पीछे पीछे ला रहा था। किसी तरह से उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें खोजने के लिए गया तो मुझे रास्ते में 3 आदमी मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा यकीन है कि इन्हीं ने मेरा ऊंट चुराया है
और मेरी बीवी तथा बच्चे को मार डाला है। जब वह आदमी अपनी बात पूरी कह चुका तो बादशाह ने पूछा, तुम ऐसा क्यों समझते हो? इसलिए कि मैंने इन लोगों से इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। फिर भी उन्होंने मुझे बताया कि ऊंट बहुत बड़ा है और काना है और उस पर एक औरत और बच्चे सवार हैं। बादशाह ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो कि तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊंट के बारे में उन्होंने सब कुछ ऐसे अच्छे ढंग से बयान किया, तो जरूर उन्होंने ही उसे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ पर लेकर आओ। ऊंट का मालिक बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आ गया। बादशाह तीनों भाइयों को धमकाते हुए चिल्लाया, चोरों, फौरन बताओ, फौरन जवाब दो, तुमने इस आदमी का ऊंट कहाँ पर गायब किया है? भाइयों ने जवाब दिया, हम चोर नहीं हैं और हमने इसका ऊंट कभी देखा भी नहीं। तब बादशाह बोला, मालिक के कुछ बताए बिना तुमने ऊंट को बिल्कुल सही तौर पर बयान किया। अब तुम यह कहने की जरूरत कैसे करते हो कि तुमने उसे देखा भी नहीं? बादशाह, इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है। भाइयों ने जवाब दिया, बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम किसी भी चीज को अपनी नजर से चूकने नहीं देते। हमने चीजों को पैनी नजर से देखने और दिमाग से सोचने के काम में बहुत ही वक्त लगाया है। इसीलिए ऊंट को देखे बिना ही हमने यह बता दिया कि वह कैसा है। बादशाह जोर जोर से हंसने लगा और बोला, किसी चीज को देखे बिना ही उसके बारे में क्या इतना कुछ जानना मुमकिन हो सकता है? हाँ, मुमकिन है, भाइयों ने जवाब दिया। बादशाह बोला, तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच पड़ताल करेंगे। बादशाह ने इसी समय अपने वजीर को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। वजीर फौरन महल से बाहर चला गया, मगर बहुत ही जल्दी वह दो नौकरों के साथ लौटा। नौकर एक बड़ी सी पेटी उठाकर लाए थे। नौकरों ने पेटी को बड़ी ही सावधानी से दरवाजे के पास ऐसे रख दिया कि वह बादशाह को दिखाई दे सके और खुद नौकर एक तरफ हट गए। तीनों भाई दूर से ही खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को बहुत ही गौर से देखा कि पेटी कहाँ से आई है और कैसे लाई गई थी, किस ढंग से उसे फर्श पर रखा गया था। बादशाह ने कहा, हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है। बादशाह सलामत, हम तो पहले ही यह अर्ज कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो हम आपको यह बता सकते हैं कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है। तभी मंझला भाई बोल पड़ा, उसमें अनार है। साथ ही छोटे भाई ने जोड़ा, हाँ, उसमें अनार है और वह भी अभी कच्चा है। यह सुनकर बादशाह ने पेटी को नजदीक लाने का हुक्म दिया। नौकरों ने फौरन हुक्म पूरा किया। बादशाह ने नौकरों से पेटी को खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसकी हैरानी की कोई हद ना रही। आश्चर्यचकित बादशाह ने अनार निकालकर वहां पर हाजिर सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह साबित कर दिया कि ये लोग चोर नहीं हैं। वास्तव में ये बहुत ही समझदार लोग हैं। तुम कहीं और जाकर अपने ऊंट को तलाश करो। बादशाह के महल में उस समय हाजिर सभी लोगों की हैरानी का कोई ठिकाना ना था, मगर सबसे बढ़कर तो खुद बादशाह ही हैरान था। उसने सभी तरह के बढ़िया और लजीज खाने मंगवाए और लगा इन भाइयों की खातिरदारी करने। बादशाह ने कहा, तुम लोग बिल्कुल बेकसूर हो और जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, मगर जाने से पहले तुम सारी बात मुझे साफ साफ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस आदमी का ऊंट गुम गया है और तुमने कैसे जाना कि ऊंट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के निशानों से मुझे मालूम हुआ कि कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गुजरा है। जब मैंने अपने पास से गुजरने वाले घुड़सवार को चारों ओर नजर दौड़ाते देखा तो उसी वक्त मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बादशाह ने कहा, बहुत खूब। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया कि ऊंट काना है? कानापन तो सड़क पर निशान नहीं छोड़ता।
मंझले भाई ने जवाब दिया, मैंने इस बात का अनुमान इसलिए लगाया कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चर ली थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी। बादशाह ने कहा, बहुत खूब। तुम में से ये अनुमान किसने लगाया था कि उस पर बच्चे और एक औरत सवार थी? सबसे छोटे भाई ने जवाब दिया, मैंने देखा कि एक जगह पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के निशान बने हुए थे। उनके करीब ही मुझे रेत पर जूतों के निशान दिखाई पड़े, साथ ही छोटे छोटे पैरों के निशान भी थे, जिसे मुझे मालूम चला कि ये जूते के निशान औरत के हैं और साथ में एक छोटा बच्चा भी है। बहुत खूब, तुमने बिल्कुल सही कहा। बादशाह बोला, मगर तुम लोगों को ये कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। सबसे बड़ा भाई बोला, जिस तरह से दोनों नौकर पेटी को उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल जाहिर था कि वह जरा भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को फर्श पर टिका रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल चीज के लुढ़कने की आवाज सुनाई दी। फिर मंझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया क्योंकि पेटी बागीचे की तरफ से लाई गई है और उसमें कोई छोटी सी गोल चीज है, तो यह जरूर अनार ही होगा। उसका कारण यह है कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। बादशाह ने कहा, बहुत खूब। और उसने छोटे भाई से पूछा, मगर तुमने ये कैसे पता चला लिया कि अनार कच्चा है? इस वक्त तक बागीचे में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप खुद भी देख सकते हैं, उसने जवाब दिया और खुली खिड़की की तरफ संकेत किया। बादशाह ने बाहर देखा तो पाया कि बागीचे में लगे अनारों में से सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। बादशाह इन भाइयों की असाधारण पैनी नजर और तेज दिमाग से हैरान रह गया। बादशाह ने कहा, धन दौलत और दुनियादारी की चीजों के नजरिए से तुम लोग बेशक अमीर नहीं हो, मगर तुम्हारे पास अकल का बहुत बड़ा खजाना जरूर है। बादशाह उनकी तारीफ करने लगा और फिर बादशाह ने तीनों भाइयों को बहुत से कीमती उपहार दिए और बड़ी ही इज्जत के साथ उन्हें रवाना किया। अब तीनों भाई गरीब नहीं थे, वे अब बहुत सी धन दौलत के मालिक थे। वे वापस अपने गांव पहुंचे और एक अच्छा जीवन बिताने लगे। मंगल अपने मालिक बामदेव राय के कमरे में पहुंचा। वे दोपहर का भोजन करने के बाद अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। मंगल ने कहा, नमस्कार मालिक। बामदेव राय ने कहा, आओ मंगल, आओ बैठो। बामदेव कटक का रहने वाला एक व्यापारी था। मंगल की आयु लगभग 40 वर्ष की थी और राय के यहाँ पर काम करते हुए उसे 20 वर्ष से भी अधिक समय हो गया था। राय ने पूछा, गांव में बड़े दिन लगा दिए मंगल, तुम्हें तो 2 दिन पहले आ जाना चाहिए था। सब कुछ ठीक ठाक तो है? हर 6 माह में मंगल अपने गांव जाया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक पुत्री थी। जी मालिक, सब कुशल है, मंगल ने जवाब दिया। एक शुभ समाचार भी लाया हूँ, मेरी बेटी का ब्याह पक्का हो गया है। लड़का बहुत ही अच्छे परिवार का है, उसका अच्छा खासा व्यापार है और नजदीक के ही गांव में रहता है। अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है। कब है शादी? अगले माह कुमार पूर्णिमा के 2 दिन बाद। अरे भाई, तैयारियां भी करोगे? कितने दिन की छुट्टी चाहिए तुम्हें? 10 दिन की। लेकिन सरकार, छुट्टी से ज्यादा जरूरी धन है। वामदेव राय ने हैरानी से पूछा, धन? हाँ मालिक, मेरी तनख्वाह का वह हिस्सा जो 2 सोने के सिक्कों के रूप में मैं सालों से हर महीने आपके पास जमा करवाता आ रहा हूँ। मेरा अनुमान है कि अब कुल मिलाकर 2500 सिक्के हो गए होंगे। अच्छा, तो तुम उस धन की बात कर रहे हो? हाँ, वह तो तुम्हारी अमानत है और मेरे पास सुरक्षित है। जब तुम गांव जाओगे तो लेते जाना। खुश होकर मंगल काम पर चला गया। मन ही मन वह राय बाबू को बड़ा ही धन्यवाद कर रहा था, जिन्होंने उसे बचत का सुझाव दिया था। जाने से हफ्ते भर पहले मंगल छुट्टी मांगने के लिए वामदेव राय के पास पहुंचा। ठीक है मंगल, मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ हैं। वर और वधू को मेरी ओर से आशीर्वाद देना।
राय ने उससे कहा। तब मंगल बड़ी ही विनम्रता से बोला, अच्छा मालिक, मेरी अमानत तो दे दीजिए। वामदेव राय का चेहरा गंभीर हो गया। वह बोला, अरे मंगल, मेरा एक जहाज उड़ीसा से सामान लेकर सुमात्रा गया है। तुम्हारा धन मैंने इसी में निवेश किया हुआ है। जहाज को 10 दिन पहले आ जाना चाहिए था। सोचा था कि तुम्हारे धन के साथ अच्छा लाभ भी तुम्हें उपहार में दूंगा। मंगल ने पूछा, तो फिर क्या हुआ मालिक? जहाज वापस आ गया? नहीं, खराब मौसम के कारण सुमात्रा में ही वह अटका हुआ है। तुम चिंता मत करो, जैसे ही जहाज लौटता है मैं तुम्हारा धन गांव भेज दूंगा। लेकिन मालिक, मेरे पास तो इतना रुपया है ही नहीं। अगर जहाज नहीं आया तो बिना रुपयों के मैं बेटी की शादी कैसे कर पाऊंगा? अरे मंगल, इतने निराश क्यों होते हो? तुम कैसे कह सकते हो कि जहाज नहीं आ पाएगा? और मान लो कि अगर वह जहाज नहीं भी आया तो मैं किसी से उधार लेकर तुम्हें रुपए भिजवा दूंगा। रुपए मेरे पास थे, मैं अभी दे देता, लेकिन वे भी मैंने इसी माल में लगा दिए थे। उदास मन लेकर मंगल गांव की तरफ निकल पड़ा। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। 2 दिन बीत गए पर राय बाबू की कोई खबर नहीं थी। तीसरे दिन मंगल ने अपने भतीजे चंदन को बुलवाकर कहा, मेरे मालिक के पास जाओ और कहना कि मैं मंगल का भतीजा हूँ और मंगल ने मुझे अपनी अमानत लेने के लिए भेजा है। चंदन चला गया और फिर वापस लौटते लौटते उसे शाम हो गई। अभी चंदन घर में नहीं घुसा था कि मंगल ने पूछ लिया, हाँ चंदन, बात बनी? क्या जवाब दिया मालिक ने? निराशा के साथ चंदन ने उत्तर दिया, नहीं चाचा जी। क्या मतलब? तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे भतीजे हो? बताया था चाचा जी, पर राय बाबू बोले, अच्छा हुआ तुम आ गए चंदन, वरना ये बुरी खबर लेकर मैं ही तुम्हारे गांव आने वाला था। मैंने पूछा, क्या बुरी खबर राय बाबू? उन्होंने बताया, वह जहाज जिसमें तुम्हारे चाचा का रुपया लगा हुआ था, रास्ते में एक भयंकर तूफान से तबाह हो गया। उस जहाज के साथ सारी पूंजी भी डूब गई। मैं बर्बाद हो चुका हूँ। कोई मुझे उधार भी नहीं दे रहा कि मैं मंगल का रुपया लौटा सकूं। पूरी बात सुनकर मंगल लड़खड़ा गया। चंदन ने उसे संभाला। अगले दिन शादी थी। उसके पास कुछ नहीं था। ऐसे में कौन उसे उधार देता? मंगल की इच्छा थी कि वह बेटी को 50 सोने के सिक्के देगा। यह भी अब सपने जैसा लगने लगा था। मंगल सिर पकड़कर रोने लगा। अधमरा होकर वो एक कोने में बैठ गया और वहीं उसकी आंख लग गई। देर रात उठते ही उसकी नजर अपनी पत्नी और बेटी पर गई। वे दोनों शांतिपूर्वक सो रही थी। वह सोचने लगा, कल जब बारात दरवाजे पर होगी तो किस मुंह से उनका स्वागत करूंगा। जब दूल्हे और उसके परिवार को उसकी दयनीय हालत के बारे में पता चलेगा तो वे बारात लेकर वापस लौट जाएंगे। इस रिश्ते को तोड़ ही देंगे। इसके बाद उसकी बेटी के साथ शादी कौन करेगा? अब उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मंगल ने तय किया कि वह गांव के तालाब में डूबकर अपनी जान दे देगा। जैसे ही वह अपने घर से बाहर निकला, उसे किसी की परछाई दिखाई दी। कौन है वहां पर? उसने तुरंत पूछा। तभी एक आदमी उसके सामने आ खड़ा हुआ। तुम? मंगल ने बड़ी ही हैरानी से पूछा। उसका कट्टर शत्रु शंकर उसके सामने खड़ा था। शंकर और मंगल के परिवारों में पिछले 50 वर्षों से कलह था। 2 बार तो ऐसा भी हुआ कि दोनों परिवारों के बीच में मारपीट तक की नौबत आ गई थी। तब गांव के बड़े बूढ़ों ने उनके बीच सुलह करवाई थी। मंगल ने पूछा, इतनी रात गए तुम मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? शंकर ने जवाब दिया, मंगल, मुझे मालूम है कि तुम परेशान हो। तुम्हें किसने बताया कि मैं परेशान हूँ? मैं किसी परेशानी में नहीं हूँ। तुम्हारा भतीजा चंदन शहर से लौटते समय मुझे मिल गया था। मुझे लगा कि वह उदास है। जब मैंने उसकी उदासी का कारण पूछा तो पहले तो उसने बताने से मना कर दिया, लेकिन बहुत अनुरोध करने के बाद आखिर उसने बता ही दिया कि कैसे तुम्हारे मालिक ने तुम्हें धोखा दिया है, कैसे उन्होंने तुम्हारी उम्र भर की कमाई को बर्बाद कर डाला। तो तुम मेरी खिल्ली उड़ाने आए हो?
मेरी दुर्दशा पर हंसने आए हो? नहीं मंगल, मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। सहायता करने? मुझे विश्वास नहीं होता। मेरा विश्वास करो भाई, देखो मैं कुछ लाया हूँ। इसमें 2000 सोने के सिक्के हैं। मेरे पास इतने ही थे। इससे तुम्हारा काम चल जाना चाहिए। मंगल सिक्कों की थैली को बड़ी ही हैरानी से देखने लगा। इसके बाद वह बड़ी ललचाई नजरों से शंकर को घूरने लगा। वह बोला, हमारी और तुम्हारी तो दुश्मनी है, तुम मेरी मदद करने क्यों आए हो? शंकर ने अपनी बात रखनी शुरू की। देखो मंगल, मेरी बेटी भी तुम्हारी ही बेटी की उम्र की है। मैं तुम्हारी मनोव्यथा को समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर यह शादी टूट गई तो तुम्हारे परिवार को कितने दुख झेलने पड़ सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी बेटी सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि पूरे गांव की बेटी है। तुम्हारा मान पूरे गांव का मान है। कल अगर दूल्हा बारात वापस ले गया तो क्या पूरे गांव की बदनामी नहीं होगी? अरे भाई, अब पुराने झगड़ों को भूल जाओ और मिलकर गांव की प्रतिष्ठा बचाओ। मैं किस मुंह से तुम्हारा धन्यवाद करूं शंकर भाई? थैला लेते हुए मंगल सिर झुकाकर बोला। अरे धन्यवाद तुम बाद में करते रहना, अभी तो सो जाओ, सुबह उठकर ढेरों तैयारियां करनी है। शंकर मुस्कुराते हुए बोला। शंकर की इस मदद से सभी काम समय पर हो चले थे और मंगल की बेटी ससुराल के लिए विदा हो गई। इसके बाद शंकर ने मंगल से कहा, अब एक काम शेष रह गया है। क्या काम रह गया है भाई? अब हमें जाकर दुष्ट वामदेव राय से तुम्हारे पैसे वापस लेने हैं। मैंने सब पता करवा लिया है। माल से भरा हुआ जहाज, सुमात्रा और तूफान सब झूठ था। वह धोखेबाज तुम्हारी मेहनत की कमाई को पहले से ही हड़प चुका था और तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए उसने तुम्हारे सामने झूठ का पुलिंदा तैयार कर दिया। शंकर बहुत ही गुस्से में था। मंगल ने कहा, लेकिन अब मेरी उम्र भर की बचत वापस कैसे आ पाएगी? शंकर ने आश्वासन देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो मंगल, मेरा एक संबंधी राजा का अंगरक्षक है। वह इस मामले में हमारी सहायता अवश्य करेगा। मंगल और शंकर दोनों राजमहल पहुंच गए। अपने रिश्तेदार से मिलकर शंकर ने सारी कहानी उसे कह सुनाई। वह रिश्तेदार यानी राजा का अंगरक्षक स्वयं उनके साथ वामदेव राय के घर चलने को तैयार हो गया। वे तीनों वामदेव राय के घर जा पहुंचे। पहले तो राजा के अंगरक्षक ने शांतिपूर्वक ढंग से वामदेव राय को मंगल के रुपए लौटाने के लिए कहा। अपने बचाव के लिए राय चालाकी दिखाने लगा, लेकिन जब अंगरक्षक ने उसे जेल में डाल देने की धमकी दी तो वह तुरंत अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। वामदेव राय ने मंगल का पूरा धन वापस कर दिया। इसके बाद अंगरक्षक राय को घसीटते हुए राजा के दरबार में ले गया। तब मंगल ने शंकर से कहा, जिस मालिक के लिए मैंने 20 वर्षों तक अपना खून पसीना एक कर दिया, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। वह मेरी जिंदगी भर की कमाई हड़प गया और एक तरफ तुम हो शंकर भाई। मैं तुम्हारे खून का प्यासा बना रहा, फिर भी तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की, मेरा सम्मान और मेरा जीवन बचा लिया। मंगल की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। इस घटना के बाद से फिर कभी भी शंकर और मंगल के बीच में किसी तरह की शत्रुता नहीं रही।